हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा था कल? क्या पढ़ रहे थे? बताओ। देखिए, डूंगरपुर में कौन सा वंश था? गोहिल वंश का संस्थापक कौन था वहां? किससे हार के गया था? किसको हरा के वहां पे परमारों को राजधानी क्या बनाई थी? क्या? बड़ौदा। और किसने निकाल दिया था उसको वहां से? फिर कौन से युद्ध में लड़ता हुआ काम आ गया था? उसका कौन सा वंशज दोबारा कब्जा करता है? डूंगरपुर की स्थापना कब की गई और किसने की थी? और डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। गोपीनाथ ने बाद में यहाँ पे क्या बनवाया? और कौन सा तालाब? कौन युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? कौन से युद्ध में? और उसने अपने राज्य का अपने दो भाइयों में, दो बेटों में बंटवारा कर दिया। पृथ्वीराज को क्या दिया गया? डूंगरपुर। और जगमाल को? अच्छा, डूंगरपुर के कौन से राजा ने चंद्रसेन को शरण दी थी? आस्करण ने। किसने अकबर के साथ संधि कर ली थी? आस्करण। लेकिन वह किसी भी युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए, इसकी रानी का नाम क्या था? और उसने कौन सा नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था? इसके बाद में हमने आगे पढ़ा था जसवंत सिंह सेकंड। और जसवंत सिंह सेकंड अंग्रेजों से कब संधि कर लेता है? अंग्रेजों ने कब हटा दिया था और वो कहां पे चला गया था? 57 में अंग्रेजों की सहायता कौन करता है? और राम लक्ष्मण बैंक कौन बनाता है? और बीएचयू के लिए कितने रुपए देता है? बांसवाड़ा में कौन सा वंश था? गोयल। संस्थापक कौन था? कौन से युद्ध में घायल हुआ था? अकबर से संधि किसने की थी? अंग्रेजों के साथ संधि कौन करता है? प्रतापगढ़ में कौन सा वंश था? कुंभा का छोटा भाई कौन था? कौन सी जागीर मिली थी? बगावत करके कहां चला गया था? उसका कौन सा बेटा किसकी सहायता से कहां का राजा बना? किसने खानवा युद्ध में भाग लिया? चित्तौड़ के कौन से शाखे में? किसका नेतृत्व किया था? कौन अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है? और किसने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था? शाहपुरा में कौन सा वंश था? कौन से बादशाह के टाइम में उसने किसको स्वतंत्र राजा घोषित किया? किसको? सुजान सिंह। उसके पास कौन सा परगना था? कौन से मेवाड़ महाराणा ने दिया था? जगत सिंह फर्स्ट। बाद में उसने कौन सा शहर बसाया और इसे अपनी, और ये राजस्थान की सबसे राठौड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत के कौन से वंश से? कन्नौज के कौन से वंश से? राठौड़ों की राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी? और मारवाड़ राजस्थान की सबसे, यहाँ राठौड़ों का संस्थापक कौन था? कब आया था? कहां से? किसकी सहायता के लिए? राजधानी कौन सी थी? छतरी कहां पर है? जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मरा? नागनची माता की मूर्ति कौन लाया था? कहां से लाया था? कहां स्थापित की थी? मेवानगर को कौन राजधानी बनाता? फिरोज तुगलक के कौन से गवर्नर को, उसकी कितनी टुकड़ियों को, कौन से पंथ की स्थापना की थी? कौन सी रानी के प्रभाव में? गिंदोरी के गीत कब गाए जाते हैं? मंडोर दहेज में किसको मिला था? किसने दिया था? उसकी कौन सी रानी ने चांद बावड़ी बनवाई? वो पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ। उसने अपने कौन से बेटे को राजा नहीं बनाया? किसको बना दिया? फिर रणमल किसकी सहायता से बना? जोधपुर की स्थापना कब की गई? किसने की थी? कौन सा किला बनवाया? उसकी नींव किसने लगाई? दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया? कौन उसे प्रतापी राजा बताता? कौन कौन से दो मंदिर बनवाए गए? कौन कौन से दो तालाब बनवाए गए? रानीसर तालाब कौन सी रानी ने बनवाया? गंगा ने सेव की युद्ध में किसको हराया था? आपने कौन से बेटे को भेजा था? कौन से युद्ध में भेजा था? मालदेव के पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, सिरोही के कौन से राजा की बेटी? कैसे राजा बना था वो? राजा बना तब कितने परगने थे? और बाद में कितने युद्ध जीते? कितने परगने जीते? जो उसने बिलाड़ा किसे छीना? जैसलमेर के भाटियों से। और सेवाना किसे छीना? और वीरासंदल से क्या क्या छीने? दौलत खान से क्या छीना? सिकंदर खान से। पाहेबा युद्ध में किसको मार देता है? किस पे कब्जा कर लेता है? किसको सौंप देता है? उसका कौन सा बेटा कहां चला गया था? मेरता के वीरमदेव से किस बात को लेकर लड़ाई थी? तो उसने कहां कब्जा कर लिया? तो वीरमदेव कहां चला गया? कौन से मुगल बादशाह ने सहायता मांगी? किसके खिलाफ मांगी? कौन सी जगह से? कितने दूत भेजे? नाम बताओ। और क्या क्या देने का वादा किया? लेकिन हुमायूं इस पर विश्वास है किसके कहने पर किधर चला जाता? यदि दोनों थोड़ी सी, तो शेरशाह सूरी के खिलाफ
अफगानों का शासन, मुगल राजपूत संबंध जो बाद में किसने शुरू किए, गिरी सुमेल युद्ध का एक और नाम क्या है, कब हुआ था युद्ध, मालदेव की तरफ से कौन लड़े, शेरशाह सूरी के सेनापति, और शेरशाह के चालाकण मालदेव, तो बाद में लड़ाई किसने की, शेरशाह किसकी सहायता से जीता, जीतने के बाद उसने क्या कहा था, मालदेव ने कैसी गलतियां की थी, कूटनीतिक, उसने पहले कल्याणमल और वीरमदेव को, अन्यथा वह राठौड़ों का, यदि वो शेरशाह की चालाकी नहीं फंसता तो गिरी सुमेल का युद्ध। अच्छा, उमादे किसकी राजकुमारी थी, वो किसकी रानी थी, कौन सी दासी के कारण कैसे नाराज हो गई थी, अजमेर के कौन से किले में रही थी, बाद में कहां चली गई थी, उसे किस नाम से जाना जाता है, ईसर दास जी किताबों के नाम बताओ। और ईसर दास जी किस रूप में पूजा जाता है, आशानंद जी किताबों के नाम बताओ। आशानंद जी ने कौन से युद्ध में भाग लिया था, मालदेव ने कहां का परकोटा बनवाया, कहां कहां के उसने किले बनवाए, रानी स्वरूप देव ने क्या बनवाया था, जिसे क्या कहा जाता है, उसकी उपाधियां बताओ। कौन से बेटों को राजा नहीं बनाया तो किसको राजा बना दिया था, चंद्रसेन ने किसके राष्ट्रक समारोह में भाग लिया, राम को कौन से युद्ध में हराया, और उसने उदय सिंह को, राम किसके पास चला गया, अकबर ने किसको भेजा, चंद्रसेन कहां चला गया, क्या नागौर दरबार में गया था वो, क्या अकबर से मुलाकात की थी, क्यों नहीं की थी, तो अकबर ने कहां पर अटैक कर दिया, भादराजू, तो कहां पे चला गया, सिवाना चला गया था। बाद में बीकानेर के कौन से राजकुमार को प्रशासक बना, बाद में राय सिंह ने हमला कब किया था, उसने कौन सा किला छीन लिया, किससे छीन लिया, कौन सा नहीं छीन पाया, किससे नहीं छीन पाया, सिवाना किसने छीना, कब छीना था, कौन सा किला बेचना पड़ा, किसको बेचना पड़ा, कौन सी पहाड़ियों में लड़ाई की, पीपलुंद और रामपुरा क्षेत्र में किसको हराया, उसकी मृत्यु कौन सी पहाड़ियों में, कौन से गांव में, उसकी उपाधियां क्या क्या, उसे मारवाड़ का प्रताप कौन कहता है, क्योंकि दोनों ने अकबर के अधीन था, दोनों के लड़ने का तरीका, दोनों के भाई उनके, जैसे प्रताप के खिलाफ, चंद्रसेन के खिलाफ, दोनों के अधिकतर राज्य पर तथा थोड़ी सी भूमि के बल पर दोनों को अपने राज्य के, जैसे प्रताप ने काम पे ली और चंद्रसेन को डूंगरपुर के राजा, लेकिन प्रताप का मुगल विरोध राजतलक से शुरू हो गया, चंद्रसेन का मुगल विरोध, प्रताप का मुगल विरोध उसके मरने के बाद भी, लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध प्रताप ने अकबर से आमने सामने की जैसे, लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई युद्ध प्रताप ने स्थायी केंद्र बनाया था, लेकिन चंद्रसेन से कोई केंद्र स्थापित, प्रताप ने अपनी जनता में कौन सी भावना है, लेकिन चंद्रसेन से कोई भी भावना है, इनके बावजूद उसे क्या कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप की तुलना में, क्योंकि प्रताप के पास मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश था जहां पे लंबे समय तक, लेकिन चंद्रसेन के पास मैदानी मरुस्थल था, प्रताप को भामाशाह ताराचंद जैसे, लेकिन चंद्रसेन को इससे सहयोग की। नागौर दरबार कब लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, क्या कह के लगाया गया, वास्तव में उद्देश्य क्या था, बीकानेर के कौन से राजा ने, जैसलमेर का राजा चंद्रसेन का भाई कौन सा तालाब बनवाया, अकबर ने बिना लड़ाई कूटनीति से, राजस्थान के राजा साफ तौर पर कौन कौन से दो भागों में, राजस्थान में कैसे राजाओं की श्रृंखला शुरू हुई, शांतिपूर्ण व्यवस्था का किसको बढ़ावा मिला, पहला राजा जिसने मुगलों का अधीनता स्वीकार की, उसकी राजकुमारी का नाम, उसका एक और नाम, शादी किससे हुई, उसकी उपाधि क्या थी, उसका बेटा कौन था, सिवाना का सामंत कौन था, सिवाना पर अकबर ने कब अटैक किया, सिवाना का कौन सा शाखा हुआ, जौहर किसने किया, केसरिया कौन करता है, उसके मरसिए किसने लिखे थे, दलथंबन की उपाधि किसको मिली, किसने दी थी, किसने दी, अनारा बेगम के कहने पर बड़े बेटे अमर सिंह को और जसवंत सिंह को। कहां का राजा, केशव दास गार्डन की किताबों के नाम बताओ। विवेक वार्ता क्या है, अमर सिंह कहां का राजा था,
बीकानेर की कौन से राजा से लड़ाई लड़ी, कौन सा युद्ध लड़ा, कौन कौन से गांव की सीमाओं पर युद्ध हुआ, किस साल युद्ध हुआ, किसकी जीत हुई, काशी छंगानी की कौन सी पुस्तक में, कौन से मीर बख्शी को मार दिया था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, उसे कौन मार देता है, उसकी छतरी कहां पर है, कितने खंभों की, आगरा किले का कौन सा दरवाजा क्या कहलाता है, किसने बंद करवाया था, किसने खुलवा दिया था, वो राजस्थान की लोक कहानियों का जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था, कौन से उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया, और धर्मत के युद्ध में किसका सेनापति बन के गया, औरंगजेब से कौन मिल गया था, तो जीत किसकी हुई, किसकी, औरंगजेब हुई। घायल होने के कारण वापस जोधपुर आया तो उसकी कौन सी रानी ने किले के, अच्छा जसवंत सिंह को उधर कौन लेके गया था, मिर्जा राजा जय सिंह। फिर औरंगजेब की तरफ से कौन से युद्ध में गया हो, खजवा, कौन से युद्ध में, किसके खिलाफ लड़ने के लिए, पर युद्ध से पहले किससे मिल गया, और औरंगजेब का क्या लूट लेता है, लेकिन इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई, 1662 में औरंगजेब ने किसकी सहायता के लिए भेजा, 1673 में कहां भेज दिया, 1678 में कहां डेथ होती है, उसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था, आज महाराष्ट्र में कौन सा शहर बसाया था, जोधपुर में कौन से बगीचे, रानी जसवंत ने कौन सा महल, कौन सा तालाब, आजकल क्या कहते हैं उसे, अतिरंग देने कौन सा तालाब, आजकल क्या कहते हैं उसको, किताबें कौन कौन सी लिखी थी, प्रबोध, चंद्रोदय और अप्रोक से नरहरि दास की किताब का नाम बताओ, नवीन की किताब का नाम बताओ, नैन सिंह की किताब का नाम बताओ। इस किताब को और क्या कहते हैं, वो जसवंत सिंह का क्या था, किस आरोप में गिरफ्तार किया गया, किस किसने सुसाइड किया, कौन उसे राजपूताने का अबुल फजल कहता है, मुंशी जसवंत सिंह के कौन से बेटे ने शेर से लड़ाई लड़ी थी, किसने जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया, कौन से बेटे औरंगजेब ने गिरफ्तार किए थे, कौन सी हवेली में गिरफ्तार किए थे, ये हवेली कहां पर है, कौन कौन वहां से निकाल कर लाए, दुर्गादास राठौड़, मुगनदास खिंची और गौरा को मारवाड़ की, कौन से राष्ट्रगान में, छतरी कहां पर है, नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर किसको सौंप दिया गया, और जोधपुर किसको देने का प्रयास किया गया, इंद्र सिंह राठौड़ से कितने रुपए लेकर, लेकिन जोधपुर की जनता ने अजीत सिंह को सिरोही में कहां रखा गया, किसके घर पे रखा गया, कौन से राणा ने समर्थन दिया, मेवाड़ मारवाड़ कौन से युद्ध में औरंगजेब से एक साथ आ रहे, देवारी का युद्ध कब हुआ था, कौन से बेटे से विद्रोह करवाया गया, उसे बादशाह कब घोषित कर दिया गया, कहां पर किया गया, बाद में इनको कहां जाना पड़ा, कहां पे, संभाजी। अकबर के बेटे बेटी कौन थे, इनका पालन पोषण किसने किया, बाद में किसके कहने पर ये किसको सौंप दिए गए, इतनी बातें बड़ी, चलो आगे बढ़ते। हाँ तो ये लेगा, औरंगजेब की डेथ होती है 1707, कब होती है, और तब तक उसने अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया। औरंगजेब के बाद औरंगजेब का बेटा राजा बनता है, बहादुर शाह प्रथम, कौन बनता है, और उसने भी अजीत सिंह को जोधपुर देने से क्या कर दिया, मना। इसलिए बाद में अजीत सिंह, जयपुर वाला सवाई जय सिंह और अमर सिंह सेकंड तीनों मिलकर एक समझौता करते हैं, देवारी समझौता। कौन सा करते हैं, और देवारी समझौते की पहली लाइन ये है कि अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह उनके राज्य दिलाने में इस बार सब मिलके आए, और 1708 में जोधपुर पर हमला करते हैं। जोधपुर में मुगलों का एक सेनापति था जफर कुली बेग, क्या नाम था, जफर कुली बेग को हराते हैं, और हरा के अजीत सिंह कहां पर कब्जा करता है, जोधपुर पे, और जोधपुर का क्या बनता है, राजा। लिखो 1708 ईस्वी में, इन 1708 एडी, 1708 ईस्वी में, इन 1708 एडी, देवारी समझौते के बाद, आफ्टर देवारी पैक्ट, देवारी समझौते के बाद, ऐसी कम चल रहे हैं मेरे को लग रहे हैं, गर्मी लग रही है तुम्हें, 16 पे ना यार, चेक कर यार, है तो फिर ये तो अभी चला है, फिर कैसे, तो देख देख, हाँ क्या हो गया, ना ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ना नहीं, कोई फर्क नहीं होता। वो ऐसी तो अपना उतना ही देगा, उस हिसाब से करेगा। इतना कोई, और इतनी गर्मी नहीं होती। कल तो तुम मर रहे थे, कल तो ठंड लग रही थी, कल इतने ही थे। कल कौन से कम थे तुम? आज तो ये तो है नहीं भाई, आज यहाँ बैठे बैठे पैदा हुए हैं अपने को। कल इतने ही थे। देख यार, कोई पीछे वाला कोई तो बंद होंगे। क्या लिखा है? 1708 ईस्वी में 1708 AD देबारी समझौते के बाद, आफ्टर देबारी पैक्ट, अजीत सिंह ने जफर कुली बेग को हराया। अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर कुली बेग को हराया। अजीत सिंह डिफीटेड मुगल कमांडर जफर कुली बेग। अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर कुली बेग को हराया। अजीत सिंह डिफीटेड मुगल कमांडर जफर कुली बेग। मुगल सेनापति जफर कुली बेग को हराया। डिफीटेड मुगल कमांडर जफर कुली बेग तथा जोधपुर का राजा बना एंड बिकम किंग ऑफ जोधपुर। तथा जोधपुर का राजा बना एंड बिकम किंग ऑफ जोधपुर। राजा बनने के बाद उसने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया। लिखो, अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह एक्सपेल्ड दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह एक्सपेल्ड दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया, एक्सपेल्ड दुर्गादास राठौड़। आपने लगता है ऐसे कैसे हो गया? वास्तव में हुआ ये कि दुर्गादास जी ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 साल तक लड़ाई लड़ी थी। कितने साल तक? इन 30 सालों तक मारवाड़ का करता धरता कौन है? दुर्गादास राठौड़। पर इन 30 सालों में अजीत सिंह की एज भी कितनी हो गई? 30 साल। पर इन 30 सालों में जनता को आदत पड़ गई कि भाई कोई भी ऑर्डर लेना है तो किससे लेंगे? दुर्गादास जी से। कि संधि करनी है तो कौन जाएगा? दुर्गादास जी। अब अजीत सिंह राजा बन गए। अजीत सिंह राजा वाली सीट पे बैठे हैं, दुर्गादास उनसे नीचे वाली सीट पर बैठते हैं। पर अभी भी कोई बाहर से आता, पहले नमस्ते किसको करे? दुर्गादास को। अभी भी कोई आए सेनापति हो गए, दुर्गादास जी युद्ध करने के लिए जाना था, कब जाए? फिर अचानक उसको याद है कि नहीं, अजीत सिंह, सॉरी सर, हाँ आप बताओ अजीत सिंह जी कब जाना? कोई राजा कोई बात कर, कोई दूसरा बात करने के लिए तो पहले बात करे, दुर्गादास से बात करे। अजीत सिंह जी को ये बड़ा बुरा लगने लगा और अजीत सिंह जी ने 2-3 बार दुर्गादास जी को कहा कि दुर्गादास जी आप प्लीज अब दरबार में मत आया करो, आप घर पे रहा करो। आपको मैं देखता हूं तो मुझे मेरा बचपन याद आता है, संघर्ष याद आता है। अब आप बूढ़े हो गए, अब घर पे रहा करो आप। पर दुर्गादास जी भी बातों को समझे नहीं, डली लठ लेके तैयार रहते एकदम दरबार के अंदर। तो कहते हैं एक दिन जब दुर्गादास जी घर गए, पीछे पीछे अजीत सिंह का एक नौकर गया और उसने ले जाके दुर्गादास जी को एक मतीरा दिया। क्या दिया? क्या दिया? मती रो, मत रहो। क्या है? मती रो। मती मतलब नहीं, रो मतलब रहो। अब यहां मत रहो। उसे बोल के सीधा सीधा तो कहा नहीं गया, सिंबॉलिकली उसने कहा कि अब आपको यहां पर रहना नहीं है। दुर्गादास जी कितने स्वामी भक्त है। एक जसवंत सिंह की जब जमरूद के थाने में डेथ हो रही थी, तब जसवंत सिंह ने कहा था कि जसवंत कहो जोई को घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची किदी सोई आची आस करणवत। कि जसवंत सिंह ने उस दिन कहा था कि अब जोधपुर की रखवाली की जिम्मेदारी मैं किसको देके जा रहा हूं? दुर्गादास। और दुर्गादास ने रखवाली कितने सालों तक निभाई? 30 साल। और अजीत सिंह को राजा बनाने के बाद अजीत सिंह ने कहा कि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। दुर्गादास जी चुपचाप काले कपड़े पहनते हैं, काला घोड़ा लेते हैं, मेवाड़ चले जाते हैं। जब देश निकाले देते तब वो काले रंग के कपड़े और काला घोड़ा लेके जाते। मतलब एक राजा का ऑर्डर था संभालिए, उसने कहा ठीक है। एक राजा का ऑर्डर है जाइए, चला गया। ये स्वामी भक्ति है। स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा है। स्वामी जो ऑर्डर दे अपने को फॉलो करना है, इसके अलावा दूसरा कोई बात सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने को इतनी कितनी बात करनी है। तो दुर्गादास जी चुपचाप यहां से चले गए थे। तो कहते हैं भाई वो अजीत सिंह को यूं अजीब सा लगने लग गया। एक थियरी ये भी दी जाती है कि ना ना ऐसा कुछ ही नहीं था। वास्तव में अजीत सिंह है वो चाहते थे कि दुर्गादास उधर मेवाड़ की तरफ जाके वापस अपनी संधि वगैरह करे, तो मुगलों का एक बार ध्यान अजीत सिंह से हट जाएगा और किधर चला जाएगा? मेवाड़ की तरफ चला जाएगा, ताकि मारवाड़ एक बार बच जाएगा। क्योंकि लंबे टाइम तक मारवाड़ युद्धों के अंदर उलझा हुआ था और कि दुर्गादास जी उधर मालवा की तरफ चले गए थे, मुगलों को उन्होंने मालवा में उलझा लिया था, इसलिए मारवाड़ बाधे बच गया था। कुल मिला के दुर्गादास यहाँ से छोड़ के चले गए थे। अजीत सिंह की एक राजकुमारी, उसका नाम है इंद्र कंवर। क्या नाम है? इसकी शादी एक मुगल बादशाह से की गई थी, फर्रुख शेर। किसे की गई? फर्रुख शेर। लिखो, अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह, अजीत सिंह मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर, अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया था। अजीत सिंह मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर, तो मुगल एम्परर फर्रुख शेर। अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया था।
Ajit Singh married his princess Indra Kanwar to Mughal Emperor Farrukh Shir. मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया था। लाइन चेंज करके लिखो। यह है अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, शी वाज लास्ट हिंदू प्रिंसेस। यह है अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, शी वाज लास्ट हिंदू प्रिंसेस। यह है अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, शी वाज लास्ट हिंदू प्रिंसेस, जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से किया गया था। हु वाज मैरिड विद एनी मुगल एम्परर, जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से किया गया था। Who was married with any Mughal emperor. हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से कौन गया था? अभय सिंह। नागौर से? बख्श सिंह। बोलो दोबारा। मारवाड़ से? अभय सिंह। नागौर से? ये दोनों अजीत सिंह के बेटे थे। दोनों भाइयों ने प्लानिंग किया कि बापू को मार के राज्य पे कब्जा करते हैं, इसलिए बख्श सिंह ने अजीत सिंह को मार दिया। बड़ा भाई अभय सिंह तो बन गया जोधपुर का राजा, छोटा भाई बख्श सिंह कहां का राजा बन गया? नागौर। तो अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? बख्श। किसने कर दी थी? लिख लो। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्श सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन बख्श सिंह। वैसे ही जैसे जगदेव ने अरुणराज की कर दी, जैसे उद्दा ने कुंभा की कर दी, जैसे मालदेव ने गंगा की कर दी, बख्श सिंह ने अजीत सिंह की कर दी। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्श सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन बख्श सिंह। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्श सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन बख्श सिंह। कहते हैं कि अजीत सिंह का जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए, अंतिम संस्कार समझ गए? तो अंतिम संस्कार में जब वो आग जल रही थी, उसमें पता नहीं कहां से कुछ बंदर, लंगूर, तोते, मोर आए और उस आग में आके बैठ गए। तो ये सवाल है कि कौन से राजा के अंतिम संस्कार में पशु पक्षी जलकर मर गए थे? कौन से राजा के? तो कहते हैं भाई अजीत सिंह भले राजा थे, तो पशु पक्षियों को भी दुख हुआ, वो साथ में आगे चल गए। मुझे लगता है पिछले जन्म में रानियां रहे होंगे, सती हो गए होंगे आगे इस बार। लिखो। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ब्रेंट अलाइव। कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ब्रेंट अलाइव। कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। अजीत सिंह ने किताबें लिखी थी कई बार। लिखो। अजीत सिंह की पुस्तक है। क्या क्या नाम बताओ देखे? गजोद्धार, गुणसार, भावविरही, दुर्गा पाठ भाषा। दोबारा बताओ क्या क्या नाम? गजोद्धार, गुणसार, भावविरही, दुर्गा पाठ भाषा। किसकी किताब है? गजोद्धार के स्टार लगाओ। गज, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। हाथी को बचाया, गजोद्धार। पुराणों की अपनी एक कहानी है कि एक बार एक हाथी था, उसको अपने पर बड़ा घमंड था, वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, उसको लगता है मेरे पास कितनी ताकत है, मैं हाथी हूं, कितना बड़ा जानवर हूं। और एक दिन वो एक तालाब में पानी पीने के लिए गया, और एकदम मदमस्त हाथी तालाब में पानी पिए, इधर पानी बिखेरा, उसने इधर उधर सूंड से फेंका पानी। फिर वो पानी पीने के लिए जैसे तालाब में उतरा, एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली।
हाथी को लगा यार मगरमच्छ की क्या औकात है कि मुझे खींचे, मैं वापस ले जाऊंगा, पर अब पानी में बस चलना बंद हो गया। हाथी जैसे ही उसको बाहर की तरफ खींचे, मगरमच्छ उतना ही उसको अंदर की तरफ खींच के ले जाए। हाथी और जोर लगाए और पानी के अंदर जाए, फाइनली वो पानी के पूरा अंदर ही चला गया, केवल उसकी सूंड सूंड ही बची। तब जाके उसका घमंड टूटा, उसको लगा कि अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई बचा नहीं सकता। उसने भगवान के हाथ जोड़े कि हे भगवान प्लीज अब बचाओ। और भगवान ने कहा कि नहीं, अब ये समर्पित है, अब इसका घमंड टूट चुका है, अब इसे बचाना चाहिए। भगवान विष्णु आते हैं, मगरमच्छ को मारते हैं और गज को बचाते हैं, गज का उद्धार किया, इसलिए नाम क्या है? क्या नाम है? अब मगरमच्छ को मारा तो मगरमच्छ का भी उद्धार ही हो गया। भगवान के हाथ से मरना भी तो अपने आप में उद्धार है। कहते हैं अगले जन्म में वो हाथी और मगरमच्छ रावण और कुंभकर्ण बने थे। क्या बने? रावण और कुंभकर्ण, कि भगवान के हाथ से मरे थे तो मनुष्य बने, बाद में रावण और कुंभकर्ण बने थे। तो ऐसी अपनी पुराणों की कहानी है। और ये कहानी कितनी हिट रही होगी कि गांव में हर कोई अनपढ़ आदमी सुना देता है। हम कट चुके हैं इन चीजों से। अब दादाजी की उम्र से किसी से कहानी पूछोगे, कई लोगों को गजेंद्र मोक्ष याद होगा। गजेंद्र मोक्ष, गज को जो मोक्ष दिलवा दी वो। मैंने बीकानेर में बहुत पुराने टाइम की कोई पेंटिंग देखी है किले के अंदर, कि उस टाइम में बाकायदा इस पे पेंटिंग बनी हुई है कि गज है और गज और मगरमच्छ है, और मगरमच्छ को आगे भगवान विष्णु मार रहे हैं और गज को आगे बचा रहे हैं। मतलब हम कहानियां गा रहे थे इन पे, हम इन पे कहानियां लिख रहे थे, हम इन पे किताबें लिख रहे थे, हम इन पे चित्र बना रहे थे। यदि आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है तो मॉडर्न इंडिया में आपने एक पेशवा पढ़ा होगा, बाजीराव। बाजीराव बल्लाल मस्तानी वाला जो बाजीराव है ना, जिसकी मूवी देखते हैं, तो आपने बाजीराव के अंदर पढ़ा होगा कि बाजीराव ने एक बुंदेला राजा की सहायता की थी, छत्रसाल। छत्रसाल बुंदेला, हम मूवी देखते हैं उसमें भी सीन है कि छत्रसाल बुंदेला की सहायता करने के लिए बाजीराव आता है मोहम्मद खान बंगस के खिलाफ। किसके खिलाफ? उस मोहम्मद खान बंगस को छत्रसाल बुंदेला पहले कई युद्धों में हरा चुका था। उस युद्ध में छत्रसाल बुंदेला फंस गया। 79 ईयर्स ओल्ड बुंदेला राजा छत्रसाल घिरा हुआ है, मोहम्मद खान बंगस ने घेरा डाल रखा है, जीतने या बचने की कोई संभावना नहीं है। तब छत्रसाल बुंदेला बाजीराव के पास मैसेज करता है, तब उसके अंदर छत्रसाल बुंदेला लगता है, जो गति ग्राह है गजेंद्र की वही गति बही है आज। जो गति, गति मतलब स्थिति, गति मतलब जो गति ग्राह है गजेंद्र की, ग्राह मतलब मगरमच्छ, गजेंद्र मतलब हाथी। जो स्थिति मगरमच्छ के जबड़े में आने के बाद किसकी थी? हाथी की। भाई हाथी शक्तिशाली होता है, पर यदि मगरमच्छ के जबड़े में आ जाए तो फिर उसकी चलती, मैं खूब शक्तिशाली हूं पर अब इस बार गिर गया इससे। जो गति ग्राह है गजेंद्र की वही गति वही है आज, वही स्थिति मेरी है आज। बाजी जात बुंदेल कीन बाजी रखो लाज, बाजी जात बुंदेल की, हे बाजीराव आज बुंदेलों की जाति की बाजी लगी हुई है, बाजी रखो लाज। हे बाजीराव तुम आओ और हमें जितवा के जाओ। पहली बाजी का तो मतलब स्थिति फंसी हुई है, दूसरी बाजी का मतलब बाजीराव और जिता के जाओ। मुझे लगता है यार छत्रसाल बुंदेला ने भी उसी कहानी को कोट किया वापस, जो कहानी हमारे पुराणों से जुड़ी हुई है कि गज को बचाने के लिए कौन आ गए थे? भगवान विष्णु। हे बाजीराव तुम भगवान विष्णु के समान हो, मुझे बचाने के लिए तुम इस युद्ध के अंदर आओ। तो गज उद्धार पर राजस्थान के किसी एक राजा ने एक बुक लिखी है, वो कौन सी है? गज उद्धार। लिखने वाले कौन है? और कौन कौन सी किताबें? गुणसार, महावीर और दुर्गा पाठ भाषा। याद रहेगी सारी बातें। बिना राधा चेंज के हेडिंग दुर्गादास राठौड़। मैं थोड़ी सामान्य जानकारी लिख रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने बात करते हैं। जन्म कहां पर हुआ था? जोधपुर। लिखो जोधपुर। पिताजी का नाम क्या है? आस्करण। क्या नाम है? आस्करण। मम्मी का नाम? नेत। आस्करण जी की 3 रानियां थी। आस्करण जसवंत सिंह के मंत्री थे। 3 रानियां थी। तीसरी जो रानी थी उसका नाम क्या था? नेत कंवर। नेत कंवर के बेटा कौन सा हुआ? दुर्गादास। कौन बेटा हुआ? दुर्गादास के जन्म के बाद में
आस्करण की और नेत कंवर की आपस में बननी बंद हो गई। इसलिए आस्करण ने अपनी रानी को और अपने बेटे को अलग कर दिया, एक गांव दे दिया कि वहां जाकर रहो, मैं मेरे साथ नहीं रखूंगा। तो नेत कंवर जो है अपने बेटे को लेके एक अलग गांव में रहती थी, उस गांव का नाम था लुणेवा। कौन सा गांव था? तो आस्करण को पिताजी, सॉरी, दुर्गादास को पिताजी ने कौन सी जागीर दी थी? लिख लो, पिता ने लुणेवा जागीर दी थी। फादर गेव लुणेवा जागीर, जोधपुर में पिता ने लुणेवा जागीर दी थी। फादर गेव लुणेवा जागीर। पिता ने लुणेवा जागीर दी थी। कहते हैं एक दिन अपने गांव के अंदर दुर्गादास अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, वहां से पास से जसवंत सिंह के ऊंट निकल रहे थे। किसके ऊंट? जसवंत सिंह जोधपुर के महाराजा है, उनके ऊंटों की टोली जा रही थी। ऊंट चराने वाले पीछे रह गए, ऊंट आगे निकल गए। तो अब वो जब चराने वाले पीछे नहीं रहे, डिक्टेट करने वाले नहीं रहे, तो ऊंट बेचारे खेतों में घुस गए। खेतों में घुसे, दुर्गादास और आसपास के जो भी किसान है उन्होंने ऊंटों को निकालना शुरू किया, डंडे वंडे मारे ऊंटों के। इतने में चराने वाले आ गए, वो पीछे बीड़ी पीने के लिए रुक गए थे कहीं पे। वो यार उन्होंने देखा कि ऊंटों को डंडे मार रहे हैं, तो उन्होंने आते पूछा, अरे ये क्या तरीका है, तुम इनको डंडे क्यों मार रहे हो? कहा भाई साहब खेत में घुस गए थे। और तुम कौन? तुमने कहा हम है, ये ऊंटों को चराने वाले हम ही है, और तुम्हें पता नहीं ये महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट है। दुर्गादास ने कहा ये खेत महाराजा जसवंत सिंह के बाप का नहीं, खेत ना मेरा है, और मेरे खेत में घुसेंगे तो डंडे पड़ेंगे, और तुम पीछे क्यों रह गए, तुम्हारे और पड़ेंगे। इन बातों को लेकर तो दुर्गादास के उनके बीच में हॉट टॉक हुई। तो थोड़ी तू मैं दुर्गादास ने एक बंदे को मार दिया। तो दूसरे वाले ने चप्पलें हाथ में ली, वहां से वो भाग महाराजा जसवंत सिंह के पास गए। उसने जसवंत सिंह को जाकर कहा कि हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे और ऊंटों को लेके, और दो लड़के थे वो खेत के अंदर खड़े थे, और वो खड़े खड़े आपको गालियां निकाल रहे थे। क्या हो गया? वो आपको गालियां निकाल रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, तो हमने जाके टोका उनको कि भाई महाराजा है, महाराजा को गालियां नहीं निकालनी चाहिए। और उन्होंने तो हमारे साथ झड़प की और एक बंदे को तो मार उड़ दिया। जसवंत सिंह ने कहा मेरे राज में मेरी आंखों के सामने मुझे गालियां निकाले, उठा के लाओ, और कौन है? अगले दिन दुर्गादास को पकड़ कर लाए दरबार में। क्या नाम है? तो दुर्गादास राठौड़। पिताजी क्या नाम है? तो आस्करण जी पास में बैठे थे जसवंत सिंह के, पर आस्करण जी ने बता नहीं रखा था भाई मेरा बेटा और एक रानी अलग रहते हैं। दुर्गादास ने कहा ये जो इधर ये जो बैठे हैं मेरे पिताजी है। जसवंत सिंह ने आस्करण की तरफ देखा, आस्करण जी ने कहा साहब ऐसी औलाद ऐसी इसकी माँ, मैं तो इन माँ बेटो दोनों को साथ में रखता नहीं, आप जानो ना, आपका काम जानो, जो सजा देनी है वो दो। और जसवंत सिंह ने पूछना शुरू किया भाई क्यों मार दिया उन लोगों को, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे बारे में? उधर दुर्गादास के हमने कुछ ही नहीं कहा था, इन्होंने खेत में हमारे घुसा दिए थे, ये कह रहे थे राजा के ऊंट है किसी के भी खेत में घुस सकते हैं। थोड़ी देर में जसवंत सिंह इंटेलिजेंट राजा था, उसको ये समझ में आ गया गलती इस लड़के की नहीं है, गलती अपने वाले आदमियों की। और उसने यूं ही पूछा यार उस आदमी कल मारा कैसे था? तो दुर्गादास की दूसरे वाले पे आंख थी, वो भाग के आ गया था। तलवार पहले सारे रखते ही थे, उसने तलवार निकाल के वहीं जसवंत सिंह के दरबार में मारा, ये रिप्लेसर ऐसे मारा था। और जसवंत सिंह को लगा मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे आदमी को मार दे। उसने कहा जसवंत दुर्गादास का बड़े बहादुर लड़के हो, और दुर्गादास कल से तुम यहां बैठोगे आस्करण जी आना। तो कहते जसवंत सिंह पार किया आदमी था, उसने दुर्गादास को अपने पास रख लिया था। धर्मत के युद्ध में दुर्गादास लड़ाया, तो 21 साल का था मात्र दुर्गादास, पर धर्मत के युद्ध में लड़ा था। तो कहते हैं दुर्गादास के 4 घोड़े कट गए थे उस युद्ध में, वो 5वें घोड़े पे सवार होकर तोपों के आगे जाके लड़ रहा था। तो जसवंत सिंह दूर से देख के कहता है वो लड़का कौन है? वो दुर्गादास आस्करण जी वाला बेटा जो लड़ रहा है। तो जसवंत सिंह उस दिन कहता है उसको बाहर निकालिए, आगे के समय में जोधपुर को उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसको कहीं यहां मरने की आवश्यकता नहीं है कोई। फिर यहां से वो जसवंत सिंह के साथ जमरूद का थाना चला गया, और जमरूद के थाने में जब जसवंत सिंह की डेथ हो रही तब जसवंत सिंह कह के गया कि भाई अब जोधपुर की रखवाली की जिम्मेदारी किसकी है? दुर्गादास। दुर्गादास कितने सालों तक अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए प्रयास करते? 30 साल। कितने सालों तक? अब भले ही वो राज सिंह से जाके राठौड़ सिसोदिया गठबंधन करना पड़े, भले ही वो अकबर से विद्रोह करवाना पड़े, भले ही वो बाद में संभाजी के पास जाना पड़े, भले ही वो जयसिंह से समर्थन मांगना पड़े, भले ही वो बाद में देबारी समझौता करना पड़े, ये सारा दिमाग काम किसका कर रहा है? किसका कर रहा है? दुर्गादास। तो कितने सालों तक प्रयास किए? इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ के राठौड़ों का, स्टार लगा के लिखो, 2010 के मेंस का क्वेश्चन है। दुर्गादास के नेतृत्व में अंडर लीडरशिप ऑफ दुर्गादास के नेतृत्व में अंडर लीडरशिप ऑफ दुर्गादास अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्ष तक प्रयास किए गए थे। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक प्रयास किए गए थे। 30 years efforts were made to make अजीत सिंह एज किंग। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक प्रयास किए गए थे। 30 years efforts were made।
टू मेक अजीत सिंह एज किंग, टू मेक अजीत सिंह एज किंग, लाइन चेंज करके लिखो। अतः इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज 30 years स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। अतः इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज 30 years स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। अतः इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज 30 years स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 30 years स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। कोष्टक में लिखो 1678 से 1708। कब से कब तक किया था? 1678 से 1708। तो कोई प्री में पूछेगा कौन सी रियासत ने मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक युद्ध किया था? कब से कब तक? किसको राजा बनाने के लिए? कोई मेंस में पूछेगा कि मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष किसे कहते हैं, बता सकते हो? 1678 से 1708 तक दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए जो प्रयास किए गए उसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्ष। बाद में जब यहां से मेवाड़ चले गए थे तो मेवाड़ वालों ने उनको एक परगना दिया था। पहले एक जागीर दे दी थी, विजयपुर की जागीर। कौन सी जागीर थी? विजयपुर की जागीर दे दी थी। और बाद में यहां से मालवा भेज दिया था, और मालवा में उस समय उनका एक परगना है रामपुरा। कौन सा है? तो कौन सा परगना दिया गया? रामपुर। जागीर परगने में अंतर तो आप जानते हो। खालसा के अंदर से जो जगह दिया करते हैं उनको तो क्या बोलते हैं? परगना। सामंत बनाते तब उसको क्या बोलते हैं? जागीर। परगनों में ट्रांसफर होता था, जागीरों का ट्रांसफर नहीं होता था। तो परगनों के अंदर, और परगनों में जो होते हैं उनको बोलते हैं हाकिम। क्या बोला करते? जागीर वाले को तो बोलते हैं सामंत, जिनको परगने मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो आरपीसी का सवाल है कि दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का क्या बनाया गया था? हाकिम। क्या बनाया गया? लिखो। मेवाड़ में इन मेवाड़ मेवाड़ में इन मेवाड़ दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास राठौड़। तथा कालांतर में एंड लेटर ऑन रामपुरा परगना का हाकिम बना दिया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज हाकिम ऑफ रामपुरा परगना। रामपुरा मालवा में जगह, उधर वही पढ़ते हैं हम, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा परगने का हाकिम बना दिया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज हाकिम ऑफ रामपुरा परगना। रामपुरा परगने का हाकिम बना दिया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज हाकिम ऑफ रामपुरा परगना। फिर वही मालवा ही रहते थे। बुढ़ापा आया तो बाद में चले गए थे उज्जैन। कहां चले गए? मालवा में उज्जैन पड़ता है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर था, अब शिव जी की भक्ति करेंगे। फिर उज्जैन में डेथ हुई थी, उज्जैन में छतरी बनी हुई। लिख लो, दुर्गादास की छतरी बराबर उज्जैन। सेनेट ऑफ दुर्गादास। दुर्गादास की छतरी, सेनेट ऑफ दुर्गादास। कहां पर है दुर्गादास की छतरी? उज्जैन। लिखना कोष्टक में, शिप्रा नदी के किनारे, नियर रिवर शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे, नियर रिवर शिप्रा। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दुर्गादास जी की छतरी भी कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा। लिखो उपाधियां, टाइटल्स। उतारो।
क्या क्या उपाधियां बताओ देखे। राठौड़ों का यूलिसस, राजपूताने का गैरिबाल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। क्या पहली बोलो देखो, दोबारा बोलो एक एक। राठौड़ों का यूलिसस, राठौड़ों का। यूरोप में एक देश है यूनान, कौन सा देश है जिसे हम ग्रीस कहते हैं। यूनान, यूनान या ग्रीस नाम का जो देश है यूरोप के अंदर, उस पे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। तो जब यूनानियों पर या यूनान पर जब दुश्मनों ने कब्जा किया, तो उनको कब्जे से मुक्त करवाने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम था यूलिसस। क्या नाम था। तो जेम्स टोड कहता है कि जैसे यूनानियों को मुक्त करवाया था यूलिसस ने, वैसे राठौड़ों को मुक्त किसने करवाया, दुर्गादास। इसलिए दुर्गादास राठौड़ों का। ऐसा कौन कहता है, कौन कहता है, लिखो तो जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड। तो यूलाइसिस ऑफ राठौर्स, जैसे यूलाइसिस ने ग्रीक लोगों को मुक्त करवाया था, वैसे वैसे दुर्गादास ने किसको मुक्त करवाया, राठौड़ों को। इसलिए क्या कहा जाता है उसे, राठौड़ों का यूलाइसिस। किसी टाइम इटली जो देश है, इटली पर दो देशों का कब्जा हुआ करता, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। कौन कौन से देशों का, जो नॉर्थ इटली है उसके उस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा, और जो साउथ इटली है उस पर किसका कब्जा है, फ्रांस का कब्जा। और इटली हमारे राजस्थान की तरह था, जिसमें अलग अलग राजा थे, कि मारवाड़ का राजा अलग, मेवाड़ का राजा अलग, टोंक का राजा अलग, भरतपुर का अलग, बांसवाड़ा का अलग। पर जब दुश्मनों ने कब्जा किया, ऑस्ट्रिया फ्रांस ने कब्जा किया, तो उनको लगा यार ये आपस में लड़ते रहे तो लोग बाहर के आके कब्जा कर लेंगे, हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी, हम इटली के लोगों को एक होना पड़ेगा। और वहां पर एक रियासत थी, उसका नाम था पीडमंट। क्या नाम था, और कहा पीडमंट के राजा को पूरी इटली का राजा बनाते हैं, सब लोग मिलकर लड़ते हैं और इटली से दुश्मनों को भगाते हैं। पीडमंट का जो राजा था उसका नाम था विक्टर इमेन्युअल। क्या नाम था। तो अब उन्हें लगा कि पूरे इटली का राजा किसको बनाया जाए, विक्टर इमेन्युअल। और विक्टर इमेन्युअल का जो प्रधानमंत्री उसका नाम है काउर। क्या नाम है। अब काउर ये योजनाएं बनाता है और ऑस्ट्रिया को भगा देते हैं, नॉर्थ इटली को आजाद कर लेते हैं। अब नॉर्थ इटली का राजा विक्टर इमेन्युअल, काउर उसका प्रधानमंत्री है। लेकिन साउथ इटली में फ्रांस अभी भी मजबूती से बैठा हुआ है, फ्रांस निकलने का नाम नहीं ले रहा। तभी इटली में एक हीरो पैदा होता है, उसका नाम है गैरिबाल्डी। क्या नाम है। वो अपनी सेना लेता है, सेना लेके साउथ इटली पर हमला करता है, फ्रांस को भगाता है, साउथ इटली पर कब्जा करता है। पर जब गैरिबाल्डी ने कब्जा किया तो लोगों को लगा अरे अब गैरिबाल्डी कब्जा कर ले, अब साउथ इटली का राजा कौन बनेगा, गैरिबाल्डी। इटली के वापस दो भाग हो गए, नॉर्थ का राजा विक्टर इमेन्युअल और साउथ का राजा गैरिबाल्डी। लेकिन जैसे गैरिबाल्डी ने कब्जा किया, गैरिबाल्डी आया और गैरिबाल्डी ने आके विक्टर इमेन्युअल को कहा कि राजा ये पकड़िए साउथ इटली, राजा बनिए आप। लोगों ने कहा तो तुम गैरिबाल्डी तुम क्या करोगे। उसने एक थैला दिखाया कि इसमें कुछ बीज है, गांव में जाके खेती करूंगा। कितना निस्वार्थ व्यक्ति था कि उसने साउथ इटली पर कब्जा किया और चुपचाप अपना सब कुछ सौंप के गांव में क्या करने के लिए चला गया। क्या दुर्गादास जी वैसे ही नहीं है। 30 साल लगा दिए, अपना जीवन लगा दिया पूरा का पूरा मारवाड़ को बचाने के लिए, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए। और जिस दिन राजा ने कहा कि आपको छोड़ के जाना चाहिए, सिवाय घोड़े के और कपड़ों के कुछ नहीं लिया, चुपचाप चले गए थे। जो निस्वार्थ भावना इटली में गैरिबाल्डी की थी, वैसे राजस्थान में किसकी थी। इसलिए दुर्गादास जी क्या है, राजपूताने के। मोती समुद्र में मिलता है, समुद्र में जब मोती मिलता है प्योर होता है वो, हम उस मोती को लाते हैं, उसमें से छेद निकालते हैं, उसे माला में डाल लेते हैं। जब हम छेद निकालें तो उसके अंदर का भाग कुछ खाली कर दिया, हमने बींद दिया। दुर्गादास जैसे मोती है जिनके अंदर छेद ही नहीं हुआ, बिना बिंदे हुए प्योर मोती है, इसलिए क्या कहा जाता है उनको, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। अपने राजस्थान के एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा जी ने एक बुक लिखी, जोधपुर का इतिहास। कौन सी बुक लिखी, दो पार्ट में, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। इसका जो भाग सेकंड है वो दुर्गादास को समर्पित है। किसको समर्पित है, देखो। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास का दूसरा भाग दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया था। अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास का दूसरा भाग दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया था। डेडिकेटेड सेकंड पार्ट ऑफ हिज बुक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर टू दुर्गादास राठौड़। डेडिकेटेड सेकंड पार्ट ऑफ हिज बुक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर टू दुर्गादास राठौड़। अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास का दूसरा भाग दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया था। डेडिकेटेड सेकंड पार्ट ऑफ हिज बुक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर टू दुर्गादास। अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास का दूसरा भाग दुर्गादास को समर्पित किया था। डेडिकेटेड। अगला राजा लिखो, अभय सिंह।
अगला राजा कौन है? मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने बात करते हैं। इसके टाइम में एक घटना हुई थी, खेजरली घटना। लिखो, खेजरली इंसिडेंट। खेजरली इंसिडेंट। उतार लो, ऐसे कैसे? कौन सी घटना बताओ देखे? खेजरली इंसिडेंट, खेजरली घटना कब घटित हुई? 12 सितंबर 1730। कब हुई? आज की तारीखों के हिसाब से देखें तब तो 12 सितंबर 1730। पर पहले अपना ये कैलेंडर नहीं चलता था, पहले कैलेंडर चलता विक्रमी, और विक्रमी कैलेंडर ईस्वी कैलेंडर से कितने साल आगे होता है? कितने? 57। यदि 1730 से 57 जोड़ो 1700, तो विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है? विक्रमी संवत के तो महीने चैत बैसाख वो होते हैं, तो महीना कौन सा चल रहा है? ये चांद का महीना है, 10-15 दिन चांद दिखता है, 15 दिन चांद नहीं दिखता। शुक्ल का मतलब चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और दिखते हुए कितने दिन हो गए? आप बोलो पूरा क्या है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787। दोबारा बोलो। और वैसे तारीखों के हिसाब से जोधपुर के राजा अभय सिंह, अभय सिंह का एक हाकिम है, उसका नाम है गिरधारी दास। क्या नाम है? जोधपुर के किले में निर्माण कार्य चल रहा है, कोई किले के अंदर कोई मकान वकान बना रहे हैं। मकान बनाने के लिए चूने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? और पहले चूना बनाने के लिए लकड़ियां जलाया करते, तो लकड़ियों की आवश्यकता है। और हाकिम गिरधारी दास ने ऑर्डर दिया सैनिकों को कि जाओ आसपास से कहीं से भी लकड़ियां मिले तो लकड़ियां लेकर आओ। सूखी लकड़ियां लेके, क्योंकि सूखी लकड़ियां जलेगी, गिली जलेगी नहीं। पर सूखी लकड़ियां ढूंढने में टाइम लगता है भाई साहब, एक एक जगह जाओ, ढूंढ ढूंढ के लाओ। सैनिकों लगा यार अब कौन ढूंढे, एक काम करते हैं गिल्ली काट लेते हैं, थोड़े दिन में सूख जाएगी, फिर बना लेंगे चूना। क्या है? और एक पास में गांव है खेजड़ली, उस गांव में खूब सारे खेजड़ी के पेड़ खड़े हैं, उन्होंने जाके पेड़ काटने शुरू कर दिए। उस गांव में एक महिला है जिनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? अमृता देवी बिश्नोई। वो आए, उन्होंने आके कहा कि अरे मूर्खों, पेड़ पौधे कैसे काट सकते हो? ये पश्चिमी राजस्थान, वैसे यहाँ पर पेड़ पौधे है नहीं, और जो थोड़े बहुत हैं ये भी तुम यदि काट के ले गए तो बाद में तो पेड़ पौधे और कम हो जाएंगे। पेड़ पौधे कम होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो गर्मी और बढ़ेगी, और तुम इतनी मूर्खता कैसे कर सकते हो? पर वो भी राजा के सैनिक थे, उनका एटीट्यूड भरपूर था अपने आप में। उनका भाई तुम कौन होती हो बताने वाली कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम तो काटेंगे, और तुम क्या कर लोगे? हम काट लेंगे। उन्होंने समझाने की कोशिश की, नहीं मानते। उनका भाई मैं मेरी आंखों के आगे तो आज काटने दूं, कल काटने दूं, लो मैं इस पेड़ के आगे खड़ी हूं, मुझे मार दो और तुम काट लो। और उन्होंने उनको मार और दिया। देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हुआ, 363 लोग। कितने लोग? किसको बचाने के लिए? पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। ना भूतो ना भविष्य थी, दुनिया में ऐसी घटना और कहीं नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग किसको बचाने के लिए शहीद हो गए। वो कौन से गांव की घटना है? वो महान महिला कौन है? वो किस दिन की घटना है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1700। और आज के हिसाब से कितने लोग शहीद हुए? आज जब पूरी दुनिया घूम घूम के राग गा रही है कि हमें पेड़ पौधे बचा लेने चाहिए, पूरी दुनिया जब कहती है एनवायरमेंट कंजर्वेशन करना चाहिए, तब वो महान महिला प्रातः स्मरणीय लगती है कि एक महिला आज के 400 साल पहले भी जानती थी कि पेड़ पौधे बचाने कितने आवश्यक है। वो उस दिन उन पेड़ों को लिए लड़ गई थी, मर गई थी, जान दे दी थी, पर उसने अपने पेड़ पौधे काटने नहीं दिए थे। ऐसे लोगों की वजह से ही समाज में हमेशा नैतिक विकास होता है। हमारे आदर्श इस प्रकार के लोग होते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं यार, जब उन्होंने ऐसा कर दिया था तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए। और राजस्थान में लड़ने मरने की प्रवृत्ति हर चीज के लिए थी। इसलिए हम कोई देखते हैं कि कोई पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी कोई गायों की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे,
तो अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों की रक्षा के लिए शहीद हो गई थी। हमारे लिए प्रकृति बहुत बड़ी चीज थी, हमारी धरती, प्रकृति, ये पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब इतने महत्वपूर्ण थे कि हमें लगता था यार हमारे सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य हैं और इनके बिना पार पड़ेगी नहीं। हम भले ही लोग अनपढ़ थे पर उस बात को समझते थे कि इसको बचाना बेहद आवश्यक है, इस प्रकृति को बचाएंगे तभी पार पड़ेगी वरना पार पड़ेगी नहीं। लिखो, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। 363 पीपल वर मार्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। 363 पीपल वर मार्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। 363 पीपल वर मार्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। कितने लोग? किसको बचाने के लिए? पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। लाइन चेंज करके लिखो। खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ट्री फेस्टिवल इज कंडक्टेड एट खेजड़ली। खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ट्री फेस्टिवल इज कंडक्टेड एट खेजड़ली। खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। लाइन चेंज कर लिखो। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन। अभी तो सरकार ने योजना भी चला रखी है, पेड़ पौधे लगाने वाली अमृता देवी योजना चला रखी है। भाई पेड़ लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, लगा रहे हैं ना आजकल, तो सरकार की तरफ से भी ऐसी योजना चल रही है। पर इस बार पता नहीं क्यों बरसात से पहले ही शुरू कर दी, क्योंकि अभी तो गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली। अभी तो लगाएंगे तो भी बापड़े थोड़े दिन में मरमुरा जाएंगे। अक्सर गांव के अंदर मैंने देखा नए पेड़ लगाते हैं, तो गांव में नए पेड़ लगाते कब है? बरसात वाला सीजन। भाई एक बार बरसात आ गई फिर वो जम जाएगी, जड़ें जम जाएगी, फिर जमा जमूलेगा अपने आप ही उसको। पर सरकारी योजना चला रही है। तो पेड़ पौधों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कल आप घर पे चेक करोगे कि पिछले साल का किसको मिला है, देख लोगे इतना तो। चलो लिखो, दरबारी विद्वान। करनीदान की बुक का नाम क्या है? सूरज प्रकाश। इसी का एक नाम और है बिड़द श्रृंगार। क्या नाम है? बिड़द श्रृंगार। उसी का छोटा रूप है बिड़द श्रृंगार। राजा ने कहा था इतनी बड़ी नहीं पड़ी जाएगी, थोड़ी शॉर्ट करके लाओ। एक राइटर है वीर भाण। वीर भाण की बुक का नाम है राजरूपक। वीर भाण की बुक का नाम क्या है? करनीदान जी की पुस्तक सूरज प्रकाश, वीर भाण की पुस्तक। इन दोनों किताबों से, इन दोनों पुस्तकों से एक युद्ध की जानकारी मिलती है, अहमदाबाद। कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है? कौन से युद्ध की? कहते हैं अहमदाबाद में उस समय एक मुगलों का गवर्नर था, उसका नाम था सर बुलंद खान। क्या नाम था? उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला बेलखना से आदमी था। सर बुलंद खान गुजरात का गवर्नर है, और सर बुलंद खान ने मोहम्मद शाह रंगीला को टैक्स देने से मना कर दिया। वो पता था बेलखना क्या कर लेगा मेरा, लड़ाई की तो हिम्मत है नहीं। उसने कहा नहीं दे रहा,
और गुजरात में रहा है, गुजरात मुगलों के अंडर में नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला को लगा आज गुजरात वाले ने मना किया, यदि इसका कुछ नहीं किया तो कल मालवा वाला मना करेगा, परसों बंगाल वाला मना करेगा। पर जाए कौन? सर बुलंद खान बड़ा ताकतवर आदमी है। उसने अपने सेनापतियों का मोहम्मद शाह रंगीला के पास जाओ लड़ने के लिए, उन्होंने कहा नहीं साहब, सर बुलंद खान के खिलाफ वही लड़े इसके सिर दो हो, एक तो काट के रख ले वो। तो उसने कहा कोई तो होगा जो उसके खिलाफ लड़ सके। तो उसको किसी ने कहा कि यदि तू अभय सिंह से बात करे तो अभय सिंह लड़ लेगा। उसने अभय सिंह को बुला, अभय सिंह बुला के भाई इज्जत दांव पे लगी हुई है, प्लीज इज्जत बचा दे। तो उसने अभय सिंह को गुजरात भेजा। अभय सिंह इस सर बुलंद खान को हराता है। कौन से युद्ध में? कौन से युद्ध में? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद युद्ध में जीत के आया अभय सिंह। उसकी जानकारी इन दोनों किताबों में। कौन कौन सी? सूरज प्रकाश किसने लिखी? राजरूपा किसने लिखी? लाइन चेंज कर लिखो। इन पुस्तकों से, दीज बुक्स, इन पुस्तकों से, दीज बुक्स, अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों से अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। दीज बुक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ अहमदाबाद, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है, अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। लाइन चेंज कर लिखो। इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, अभय सिंह ने सर बुलंद खान को हराया था। अभय सिंह डिफीटेड सर बुलंद खान। अभय सिंह ने सर बुलंद खान को हराया था। अभय सिंह डिफीटेड सर बुलंद खान। अभय सिंह ने किसको हराया था? सर बुलंद खान। आप याद कीजिए, हमने जब कल्चर पढ़ी थी तो एक संत पढ़ी थी रानाबाई। तो रानाबाई मैंने बताया था अहमदाबाद युद्ध में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी, बताया था। तो इसी युद्ध में अभय सिंह फंसता है तो हाथ जोड़ता है कि डोकरी आज लाज रख दे के आज बचा। तो सहायता करने वाली देवी कौन थी? वो रानाबाई। इसे में लिखो, तीसरे लिखो भाई लेखक। देखो जगजीवन भट्ट। क्या नाम है? जगजीवन भट्ट। अभय सिंह के पिताजी का नाम क्या था? अजीत सिंह। तो उसने अजीत सिंह पर एक बुक लिखी थी, अजीतोदय। पहले अजीत सिंह के दरबार में भी था और फिर उसने अभय सिंह पर एक बुक लिख दी, अभ्योदय। तो कौन कौन सी किताबें बताओ देखिए? अजीतोदय और अभ्योदय किसने लिखी है? जगजीवन भट्ट। एक राइटर और लिखो, लिखो खेतसी सांदू। और खेतसी सांदू की एक बुक लिखो, भाषा भारत। क्या नाम बुक का? भाषा भारत। किसकी बुक है भाषा भारत? कैसे? ये बुक महाभारत का डिंगल में अनुवाद है। किसका? महाभारत का। कौन सी भाषा में अनुवाद? लिखो क्वेश्चन में, महाभारत का डिंगल अनुवाद, डिंगल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत का डिंगल अनुवाद। पश्चिमी राजस्थानी का लिखने का तरीका कौन सा था? डिंगल। पूर्वी राजस्थानी का पिंगल। हम पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं तो किसमें लिखा जाएगा? डिंगल। कौन सी किताब का? महाभारत। तो महाभारत का डिंगल अनुवाद, डिंगल ट्रांसलेशन क्या कहलाता है? भाषा भारत। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज़्मनामा। क्या कहलाता है? महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? रज़्मनामा। महाभारत का डिंगल अनुवाद कौन सा है? कौन सा है? भाषा। अगला राजा लिखो, मान सिंह। इस समय राजा बन गया था इसका बड़ा भाई भीम सिंह। ये वही है कृष्णा कुमारी विवाद वाला, पढ़ा हमने भाई? कृष्णा कुमारी विवाद कब का? 1807। ये राजा कब से? 1803। तो पहले इसका बड़ा भाई राजा बनता। बड़े भाई का नाम क्या था? भीम सिंह। उसने इसको जोधपुर से भगा दिया। ये भाग के चला गया जालोर। भाग के कहां चला गया? जालोर चला गया भाग के। जालोर में अपने दिन काट रहा है, जालोर के किले में बैठा हुआ है। भीम सिंह इधर से अटैक करे, दो चार बंदे मार ही दे, ये जैसे तैसे अपने दिन गिन रहा है। एक दिन इसके सैनिक जालोर के किले से नीचे पानी वगैरह लेने के लिए गए।
नीचे एक बाबा जी बैठे थे, उनका नाम था देवनाथ। क्या नाम था? क्या नाम था? देवनाथ जी बैठे थे। और उन्होंने उन सैनिकों को देख के कहा, इधर आओ रे, कौन हो भाई तुम रे? अब तक पहले कभी नहीं दिखे। मान सिंह के आदमी है। कौन मान सिंह? कि जोधपुर के राजा भीम सिंह का भाई है। यहाँ क्यों बैठा? भीम सिंह ने निकाल दिया वहां से। पानी पिलाओ। डोगरे ने पानी पिया, पानी पी के, हाँ क्या 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 नाम बताया, किसके साथ आयो? सब मान सिंह के। कहना उस मान सिंह को जाके कि कल वो जोधपुर का राजा बन जाएगा। सैनिक भागे भागे और उन्होंने आकर नीचे एक बाबा बैठा है, वो कह रहा है कल आप जोधपुर के राजा बनोगे। और मान सिंह ने लंबी सांस लेके कहा कि आज रात को जीवते बचेंगे कि नहीं। आज रात को भीम सिंह कटका निकाल गया, मार गया तो कल की नौबत ही नहीं आएगी। पर चमत्कार को नमस्कार है, उस रात को भीम सिंह मर गया। अगले दिन जोधपुर वाले मंत्री मान सिंह के पास आए। मान सिंह को कहा, मान सिंह जी जोधपुर पधारो, आप चल के जोधपुर के राजा बनो। मान सिंह ने कहा, मैं? कि हाँ साहब, आपके भाई मर गए तो आपको राजा बनना पड़ेगा। और मान सिंह ने सैनिकों को कहा, बाबे को लो। देवनाथ जी को लेके आए। पूछा, महाराज आपको कैसे पता चला कि मैं राजा बन जाऊंगा? महाराज ने कहा कि बालक, हम भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, हमसे कुछ भी छुपा हुआ। और मान सिंह ने दंडवत प्रणाम किया कि महाराज मेरे साथ जोधपुर चलो। बाबा ने कहा, नहीं यार, मैं यहाँ चले चपाटे रहते हैं, सबको लेके चलो। तो सारे नाथों को लेकर कहां पर आ गया था? जोधपुर। और इन नाथों के लिए एक मंदिर बनवाया था, महामंदिर। कौन सा बनवाया? फिर देवनाथ जी की मृत्यु के बाद नाथों में आपस में लड़ाई होगी महामंदिर को लेके, तो एक और मंदिर बनवा के दिया इनको, उदय मंदिर। कौन सा? तो कौन कौन से दो मंदिर बनवाए? कौन से संप्रदाय के लिए? कौन से संप्रदाय के लिए? कौन से राजा ने? और सारे दिन नाथों के साथ रहता, इसलिए बाद में बुक लिखी नाथ चरित्र। कौन सी बुक लिखी? और सारे दिन नाथों के साथ रहता, इसलिए लोग बोलने लगे सन्यासी राजा। क्या बोलते हैं? लिखो। जब मानसिंह जालोर में था, व्हेन मानसिंह वाज इन जालोर, जब मानसिंह जालोर में था, व्हेन मानसिंह वाज इन जालोर, जब मानसिंह जालोर में था, व्हेन मानसिंह वाज इन जालोर, तब देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम बिकमिंग किंग ऑफ जोधपुर। तब देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम बिकमिंग किंग ऑफ जोधपुर। तब देवनाथ ने उसके जोधपुर के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम फॉर बिकमिंग किंग ऑफ जोधपुर। देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। लाइन चेंज करके लिखो। नाथ संप्रदाय के लिए, फॉर नाथ सेक्ट, नाथ संप्रदाय के लिए, फॉर नाथ सेक्ट, जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट महामंदिर एंड उदय मंदिर एट जोधपुर। जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट महामंदिर एंड उदय मंदिर एट जोधपुर। जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट महामंदिर एंड उदय मंदिर एट जोधपुर। लाइन चेंज करके लिखो। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड नाथ चरित्र। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड नाथ चरित्र। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड नाथ चरित्र। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए सेंट किंग ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए सेंट किंग ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। इसने जोधपुर में एक पुस्तकालय बनवाया था, मान पुस्तक प्रकाश। कौन सा बनवाया? क्या नाम बताओ देखे, लिख लो। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय बनवाया था। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय बनवाया था। ही सेट अप ए लाइब्रेरी नेम्ड मान पुस्तक प्रकाश एट जोधपुर। मेहरानगढ़ किले के अंदर ही है। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय बनवाया था। ही सेट अप ए लाइब्रेरी नेम्ड मान पुस्तक प्रकाश एट जोधपुर। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय बनवाया था। ही सेट अप ए लाइब्रेरी नेम्ड मान पुस्तक प्रकाश एट जोधपुर। फिर 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है, लिख लो। 1818 ईस्वी में, इन 1880
1818 ईस्वी में, इन 1818 अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, पर इसके अंग्रेजों से बनी नहीं कभी। अंग्रेजों के खिलाफ जो भी आदमी होता ये अपने पास बुला लेता कि यहाँ आ जा। नागपुर के एक राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी 1827 में। नागपुर का राजा था आपा साहिब भोंसले। क्या नाम था? आपा साहिब भोंसले। उसकी अंग्रेजों से बनती नहीं तो वो भाग गया, वहां से नागपुर से भाग गया। अब भाग के कहां जाए? तो मान सिंह ने उसको कहा मेरे पास आ जा। अंग्रेज जोर लगा के मर गए कि हमारा ये दुश्मन है, हमारा ये विद्रोही है, तू हमें सौंप दे। उसने कहा नहीं साहब, बेटा यहाँ, बेटा मेरे पास, बेटा तुम्हारे पास, बेटा एक ही तो बात। नहीं सौंपा उसने। फिर आपा साहब भोंसले की डेथ यही हुई थी, जोधपुर के अंदर हुई थी। तो नागपुर के कौन से राजा को शरण दी? किसके खिलाफ? लिखो 1827 ईस्वी में, 1927 एडी, 1827 ईस्वी में 1927 एडी नागपुर के आपा साहिब भोंसले को अंग्रेजों के खिलाफ शरण दी थी। ही गेव शेल्टर टू आपा साहिब भोंसले ऑफ नागपुर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नागपुर के आपा साहिब भोंसले को अंग्रेजों के खिलाफ शरण दी थी। ही गेव शेल्टर टू आपा साहिब भोंसले ऑफ नागपुर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नागपुर के आपा साहिब भोंसले को अंग्रेजों के खिलाफ शरण दी थी। ही गेव शेल्टर टू आपा साहिब भोंसले ऑफ नागपुर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बताओ राजस्थान में एजीजी का ऑफिस कब बनाया गया था? 1832। तो एजीजी का ऑफिस बनाने के लिए उस साल खुद गवर्नर जनरल आया था। उस साल भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? तो कहते हैं विलियम बेंटिक जब आया तो उसने सारे राजाओं को बुलाया कि लो भाई आओ अजमेर में आके मिलो मेरे से। कहां आके मिलो? जैसे अकबर ने कभी कहां दरबार लगाया था? नागौर। विलियम बेंटिक कहां दरबार लगाया था? अजमेर। राजस्थान के सारे राजा गए, मान सिंह नहीं गए। तो मान सिंह अंग्रेजों के कौन से दरबार का बॉयकॉट कर जाता है? अजमेर दरबार। कब किया? कौन से गवर्नर जनरल का था? 1832 ईस्वी में, 1932 एडी, 1832 ईस्वी में 1932 एडी विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। ही बॉयकॉटेड अजमेर कोर्ट ऑफ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। ही बॉयकॉटेड अजमेर कोर्ट ऑफ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। ही बॉयकॉटेड अजमेर कोर्ट ऑफ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का क्या कर दिया था? बहिष्कार। इसकी एक रानी थी, उसका नाम था प्रताप कंवर। क्या नाम था? और उसने जोधपुर में एक मंदिर बनवाया था, तीज माता का मंदिर। किसका मंदिर? लिखो, रानी प्रताप कंवर ने, क्वीन प्रताप कंवर, रानी प्रताप कंवर ने, क्वीन प्रताप कंवर, प्रताप कंवर ने जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया था। बिल्ट तीज माता टेम्पल एट जोधपुर। जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया था। बिल्ट तीज माता टेम्पल एट जोधपुर। जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया था। बिल्ट तीज माता टेम्पल एट जोधपुर। जोधपुर में कौन सा मंदिर बना है? तीज माता। लिख लो, दरबारी विद्वान। कवि राजा बांकीदास जी। जैसे नैन सिंह लिखी थी नैन सिंह ख्यात, इन्होंने लिख दी थी बांकीदास ख्यात। किसके दरबार में? तो बुक लिखी थी मान जसो मंडन। कौन सी बुक लिखी? मान जसो मंडन। मान का जस, जस मतलब यस, उसको मांडना, मांडना मतलब लिखना। दानवीर लोगों पर 52 दोहे लिखे, इसलिए नाम है दातार बाउनी। क्या नाम बुक का? दातार बाउ। कुकवियों पर 32 दोहे लिखे थे, नाम है कुकवि 32।
बाबूजी महाराज के गीत लिखे तो नाम हो गया बाबूजी रा गीत। बाबूजी तो पढ़ा हुआ अपना। राजा मानसिंह अंग्रेजों का विरोध कर रहा है कि सहयोग कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो कवि भी विरोध कर रहा था। कवि ने लिखी एक आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। लिखवाया हुआ है मेरा। तुम्हें तो हालांकि कुछ भी याद नहीं है। तो मानसिंह तो मेरा लगभग पूरा लिखवाया हुआ है आपको, अलग अलग कहीं ना कहीं। कौन कौन से बताओ देखे। बांकीदासरी ख्यात, मानजसो मंडन, दातार बावनी, कुकवि बत्तीसी, पबूजीरा गीत, आयो अंग्रेज मुल्क रे। अब बताओ इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की प्रशंसा होगी, आलोचना होगी? लिखो इसके आगे, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर के आगे लिखो, इस गीत में इन दिस सॉन्ग, इस गीत में इन दिस सॉन्ग अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। किंग्स हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज्ड, अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। किंग्स हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज्ड, अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। किंग्स हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज्ड। एक राइटर और लिखो, मनसाराम। और मनसाराम जी ने एक बुक लिखी थी रघुनाथ रूपक, भगवान श्री राम पर। रघुनाथ रूपक, मनसाराम जी की बुक का नाम क्या है? रघुनाथ रूपक। किसकी बुक है रघुनाथ रूपक? मनसाराम। तो कौन कौन से दो विद्वान है दरबार में? ये तो बांकीदास जी, और एक दूसरे कौन है? मनसाराम। तब लिखो बीकानेर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। लिखो एक लाइन लिखो, पहले लिखो बीकानेर के प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स ऑफ बीकानेर। बीकानेर को बोलते थे जंगल देश। क्या बोलते थे? वास्तव में तो जंगल देश था, और वो जंगल देश जंगल देश जंगल देश करते करते बाद में क्या बना गए? जंगल देश। जंगल था वह भूमि जहां पर पानी कम और हवा तेज चले, उसको जंगल बोलते हैं। बीकानेर साइड में पानी कम था, हवाएं तेज चलती है। एक नाम था राती घाटी। क्या नाम था? राजस्थानी भाषा में रातो मतलब लाल। जहां बीकानेर है वहां पे लाल रंग की सी मिट्टी थी, राती मिट्टी थी, इसलिए जगह का नाम ही क्या पड़ा? राती घाटी। जैसे हल्दी घाटी पीले रंग की कुछ मिट्टी थी वहां पर, इसलिए नाम ही क्या हुआ? हल्दी घाटी। वैसे वैसे इसका नाम क्या हुआ? राती घाटी। क्या क्या नाम बताओ देखे? जंगलदेश और राती घाटी। अब नीचे लिखो, ये प्राचीन नाम बीकानेर के, एंशिएंट नेम्स। लिखो बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर बीकानेर। बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर बीकानेर। हमने पढ़ा था कि जोधा का बेटा बिक्का उधर चला जाता, पढ़ा था। जोधा की उपाधि थी राव, तो इसकी भी राव बिक्का। बिक्का किसका बेटा था? राव जोधा का। मेहरानगढ़ बसाने के बाद एक दिन मेहरानगढ़ किले में राव जोधा अपने सारे भाइयों, सारे बेटों, सारे मंत्रियों संतरियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, कोई बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में बिक्का भी बैठा, बिक्का जोधा का बेटा।
और बिक्का अपने एक अंकल से बातचीत कर रहा है। अंकल का नाम है कांधल। क्या नाम है? जोधा के भाई लगते हैं, बिक्का के क्या हो गए? अंकल। और काका भतीजा में ठीक पड़ती थी आपस में। तो जोधा जी किसी बात पर बोल रहे हैं और ये काका भतीजा अपनी खुसर फुसर में लगे हुए। ठीक वैसा कि मैं कभी आपको पढ़ाता हूं और आप में से दो बच्चे बात करते हो तो मैं कहूंगा अरे यार क्लास में ध्यान दो। वैसे वैसे जोधा जी को बड़ा बुरा लग रहा है कि अरे यार मैं बात कर रहा हूं और ये काका भतीजा अपने में लगे हुए। तो जोधा जी से रहा नहीं गया। जोधा जी ने कहा कि काका भतीजा बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे नया गढ़ बनाएंगे। और वो कांदल ने जैसे सुनी पूरा दरबार हंसा। उनको लगा ठीक है बेइज्जती कर दी यार इनकी, तो ठीक डायलॉग सुना दिया जोधा जी ने। कांदल उठे, कांदल ने उठ के कहा कि भाई साहब अब नए का तो पता नहीं पर आप वाले में नहीं रहेंगे। और बिक्का का बिक्का खड़ा हो जा। बिक्का ने कहा हाँ अंकल मैं तैयार हूं। बिक्का का रियल छोटा भाई था, उसका नाम था बिद्दा। क्या नाम था? बिक्का ने बिद्दा की तरफ देखा। बिद्दा ने कहा भाई साहब मैं भी तैयार हूं। जोधपुर में पूछा भाई हमारे साथ कौन चलना चाहते हैं, हम जोधपुर छोड़ के जा रहे हैं। 700 लोग तैयार हुए उनके साथ। कितने लोग? यहां से अपने उन 700 आदमियों को साथ लेके अपने कौन से अंकल, अपने कौन से छोटे भाई, इनके साथ में बीकानेर गए करणी माता के पास। किसके पास गए? तब तक बीकानेर तो था नहीं, करणी माता वहीं देशनोक में रहा करती थी। करणी माता के पास गए। मैंने बताया था करणी माता जोधागिरी की बुआ लगती है। तो कांदल गए वहां पर। कांदल ने जाके कहा कि बुआ जी ये बिक्का है, जोधा का बेटा है, यदि जोधपुर रहता तो जोधपुर का राजा बनता, लेकिन अब जोधपुर तो हम छोड़ के आ गए, तो अब तुम बताओ आगे कहां जाएं कहां नहीं जाएं। और कहते करणी माता ने इशारा किया बीकानेर की तरफ कि तुम ये जाओ, ये वाला इलाका जीतो, ये ठीक रहेगा। तो उधर वाले इलाके में बिक्का जाके अपने राज्य की स्थापना करता है। कौन सी देवी के आशीर्वाद से? इसलिए राठौड़ों की कुल देवी नागणिची माता है, पर बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी है? देखो 1465 ईस्वी में, इन 1465 एडी, 1465 ईस्वी में, इन 1465 एडी, करणी माता के आशीर्वाद से, विद ब्लेसिंग ऑफ मां करनी या विद ब्लेसिंग ऑफ करनी माता, करनी माता के आशीर्वाद से, विद ब्लेसिंग ऑफ करनी माता, बिक्का ने अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा के सहयोग से, बिक्का एलोंग विथ हिज अंकल कांधल एंड यंगर ब्रदर बिद्दा, बिक्का ने अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा के सहयोग से, बिक्का एलोंग विथ हिज अंकल कांधल एंड यंगर ब्रदर बिद्दा, बिक्का ने अपने चाचा कांधल या अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा के सहयोग से, बिक्का एलोंग विथ हिज अंकल कांधल एंड यंगर ब्रदर बिद्दा, अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा के सहयोग से बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड बीकानेर एरिया, बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड बीकानेर एरिया, तब बीकानेर नहीं होता था, ये आसपास का इलाका जीता यहाँ का। बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड बीकानेर एरिया, लाइन चेंज कर लिखो। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। करणी माता टुटलरी डाइटी ऑफ राठौर ऑफ बीकानेर, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। करणी माता टुटलरी डाइटी ऑफ राठौर ऑफ बीकानेर, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। करणी माता टुटलरी डाइटी ऑफ राठौर ऑफ बीकानेर के आसपास का थोड़ा इलाका और जीतते हैं। 1472 में बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोडम देसर। कौन सी जगह? मैंने बताया था जोधा जी की मम्मी का नाम था कोडम दे, तो उनके नाम पर तालाब कौन सा बना हुआ था? बिक्का को लगाया दादी के नाम पर है, अपने राजधानी इसको बना लेते हैं। तो बिक्का को राजा कहां पर घोषित किया गया? कोडम देश। लिखो 1472 ईस्वी में, इन 1472 एडी, 1472 ईस्वी में, इन 1472 एडी, कोडम देसर में बिक्का को राजा घोषित किया गया था। बिक्का वॉज डिक्लेयर्ड एज किंग एट कोडम देसर। बीकानेर में जगह कोडम देसर में बिक्का को राजा घोषित किया गया था। बिक्का वॉज डिक्लेयर्ड एज किंग एट कोडम देसर। कोडम देसर में बिक्का को राजा घोषित किया गया था। बिक्का वॉज डिक्लेयर्ड एज किंग एट कोडम देसर। कोडम देसर में बिक्का को राजा घोषित किया गया था। किसको राजा घोषित किया गया? कहां पे राजा घोषित किया गया? कब किया गया? उन दिनों बीकानेर रियासत तो नई नई बनी रही है। इस इलाके में प्रभाव था जैसलमेर का। किसका था? और जैसलमेर वालों की सब ब्रांच थी पुगल। कौन सी थी? हमने बोला पुगल के भाटियों के खिलाफ चुंडा लड़ता हुआ मारा गया, तो पुगल वाले भाटियों ने ऑब्जेक्शन किया। पुगल वाले भाटियों का भाई साहब कोडम देसर में कहां गढ़ बना रहे हो रे? ये कोडम देसर हमारा है, इस इलाके में तुम यहाँ पे कब्जा नहीं कर सकते। और इनको लगा यार नए नए आए हैं, क्यों पंगा ले, अपने नए बसाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े और 1488 में
एक नया शहर बसाया गया बीकानेर। कौन सा बसाया गया? बीकानेर नगर बसाया। नगर को बोलते हैं नेर। नगर क्या बोलते हैं? सांगा का नेर है इसलिए सांगानेर, भाटियों का नेर था इसलिए भटनेर, बीका का नेर था इसलिए। देखो 1488 ईस्वी में इन 1488 एडी, 1488 ईस्वी में इन 1488 एडी बीकानेर की स्थापना की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड, बीकानेर की स्थापना की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड। तो बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? 1488। जोधपुर की 1459। कब की गई? उदयपुर की, डूंगरपुर की, सिरोही की, अजमेर की। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई। किसके दिन हुई? इसलिए आखा तीज पे बीकानेर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? लिख लो, बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड ऑन आखा तीज। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड ऑन आखा तीज। कब आती है आखा तीज? वैशाख शुक्ल तृतीया। कब आती है? बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड ऑन आखा तीज। अतः इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। सो पीपल फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे इन बीकानेर। अतः इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। कहते बीका ने पतंग उड़ाई थी तब से वो रिवाज है। सो पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स, द पीपल फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे इन बीकानेर। अतः इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। बीकानेर में क्या उड़ाई जाती है? जब बीका ने यहाँ पे राज्य स्थापित कर लिया तो बीका की मुलाकात एक बार अपने पिता से हुई। पिताजी कौन है? जोधा। जोधा जी से मुलाकात हुई और जोधा जी इनका शाबाश में ऋषि थे। सुपुत्र वही है जो अपने पिता के राज्य को छोड़ के नया राज्य बनाए। अपने पिता की संपत्ति पे ही आगे आगे बैठा रहे तो वो किस बात का? वो तो मिलनी है तेरे को, पर कोई पिता वाला छोड़ दे, छोड़ के अपने नया थरपेंगे। लीक लीक तो सब चले, लीक चले कपूत, तीन लोग उल्टे चले शायर सिंह सपूत। अरे बाप वाले पे कब्जा करके आगे बढ़ाया, उसको क्या बढ़ाया? बाप वाले को आगे नहीं रखना, हम अपना नया बसा लेंगे। उतना उतना बड़ा नया बसा दिया। तो जोधा ने बीका का शाबाश यार, तू सपूत आदमी है, तूने नया राज्य बसाया, पूरा पूरा तेरे भुजाओं के बल पर बसाया, पूर्वजों वाली लेके नहीं बैठा हुआ है। पेटर्नल संपत्ति पे तो हर कोई कब्जा करके राजी होता है, तूने नया बसा लिया अपना। पर यार बीका एक बात का ध्यान रखना। क्या पिताजी? कि देख मेरे मरने के बाद में तेरे जो दूसरे भाई हैं, जो तेरी भाई जोधा जी कई रानियां थी, तो दूसरी रानी के जो बेटे हैं वो अब उनमें से कोई राजा बनेगा। तब तू ये नहीं कि तू बीकानेर से आगे तू कह जोधपुर मेरा है। वह जोधपुर भी मेरा है, क्योंकि मैं यदि जोधपुर रहता तो जोधा जी के मरने के बाद राजा बनता। ठीक है, मैं बीकानेर चला गया तो बीकानेर तो मेरा है, जोधपुर भी मैं लूंगा। तो यार यहाँ पे कब्जा मत करना, अब तेरे बीकानेर रहना। बीकानेर का पिताजी चिंता ही मत करो, मैं जोधपुर में इंच जमीन भी नहीं मांगूंगा, मैं मेरे बीकानेर में राज्य हूं। पर उस दिन जब मैं, अंकल कांदल, छोटा भाई बिद्दा आपसे निकले थे, तब हम जल्दबाजी में निकल गए, बातों बातों में निकल गए, इसलिए हम परिवार का कोई भी सामान नहीं लेके गए। किसी भी राज परिवार के पास में राज चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? कोई पुराने राजाओं के टाइम की कोई मूर्तियां होती है, उनके कोई सिंबल होते हैं, वो राज चिन्ह चाहिए मुझे। कि पुरानी कोई तलवारें पड़ी हो, पुरानी ढाल हो, पुराने घर की मूर्तियां पड़ी हो, कोई देवताओं की मूर्तियां, वो सब चाहिए मुझे। जोधा जिनका तेरी जब इच्छा हो तब ले जाना। जितना भी राज चिन्ह पड़े उनमें से आधे जोधपुर के, आधे किसके? बीकानेर। थोड़े समय पश्चात जोधा जी की मृत्यु हो गई, लेकिन बीका ने नहीं मांगे, ले लेंगे यार, बाद में ले लेंगे। बीका का एक दूसरा भाई वहां पे राजा बनता है, जोधा जी का एक बेटा राजा बनता है, सातल। कौन राजा बनता है? जिसकी याद में घुड़ला होता है, पढ़ा हमने, तो वो सातल बीका का भाई है। थोड़े दिन बाद सातल उस घुड़ले खान वाले युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, तो सातल का एक और भाई राजा बनता है, सुजा। कौन राजा बनता है? सुजा राजा बनता है। सुजा राजा बना तब बीका ने सुजा को मैसेज किया कि भाई सुजा, मेरे कुछ सामान वहां पर पड़े। उसने कहा कौन से? कि वो जो जोधपुर के राज चिन्ह है, पिताजी ने कहा था आधे मेरे और आधे तुम्हारे हैं, तो आधे मेरे को दो। सुजा ने कहा ना ना, नया राज्य बनाए तो नए लेके आओ, ये तो हमारे पास ही, हम देंगे नहीं। बीका ने कहा देख पंचायती मत कर, मैं सुझा दूंगा तेरे को कूट कूट के। तो बीका जोधपुर पर अटैक कर देता है। सॉरी जोधपुर पे, बीका ने जोधपुर पे अटैक कर दिया। जैसे उसने जोधपुर पे अटैक किया तो जोधा जी की एक रानी थी जसमा दे, पढ़ा ना जसमा दे, जो रानी सर तालाब बनवाते हैं, वो सुजा की मम्मी थी। वो बीका के पास आ रहा, बीका हो तो आपस में भाई भाई, एक ही बाप की औलाद हो, लड़ते बुरे लगोगे रे। बीका ने कहा माता जी मेरे को लड़ाई करनी नहीं, राज चिन्ह दिलवा दो, मैं तो आज ही चला जाऊंगा। फिर बीका जोधपुर से क्या लेके आया था? राज चिन्ह। उनमें एक लेके आया नागणची माता की मूर्ति। क्या लेके आया? तो बीकानेर में किसका मंदिर बनवाया? नागणची माता का मंदिर बनवाया। वहां से एक लेके आया था वो हड़बूजी वाली कटार,
जोधा को मंडोर जीतने के लिए हड़बू जी ने कटार दी थी, पढ़ते हैं अपने। ऐसे कई राचिन वहां से लेके आया था, तो वो हड़बू जी वाली कटार अब बीकानेर के अंदर पड़ी हुई है, लिखो। जोधपुर के राजा सुजा पर आक्रमण किया। जोधपुर के राजा सुजा पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन जोधपुर किंग सुजा। जोधपुर के राजा सुजा पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन जोधपुर किंग सुजा। जोधपुर के राजा सुजा पर आक्रमण किया तथा वहां से राज चिन्ह लेकर आया था, एंड ब्रॉट रॉयल एम्बलम्स फ्रॉम देयर। तथा वहां से राज चिन्ह लेकर आया था, एंड ब्रॉट रॉयल एम्बलम्स फॉर देयर। तथा वहां से राज चिन्ह लेकर आया था, एंड ब्रॉट रॉयल एम्बलम्स फ्रॉम देयर। वहां से क्या लेके आया था? राज चिन्ह लेकर आया था। निर्माण कार्य लिख लो, कंस्ट्रक्शन। एक तो मैंने बता ही दिया, कुलदेवी का मंदिर बनवाया बीकानेर में। कुलदेवी कौन है? लिख लो। और एक पहले राजधानी बनाने की कहां कोशिश की थी इन्होंने? कोडमदेसर। कोडमदेसर में भैरून जी का मंदिर बनवाया था एक। अभी भी कोडमदेसर भैरून जी बहुत फेमस है। कौन कौन से बताओ देखे? नागणची माता का मंदिर कहां पे? बीकानेर। भैरून जी का मंदिर कहां पे? कोडमदेसर। किसके बनवाए हुए? बीका। किसके बनवाए हुए? बीका। अगला राजा लिखो भाई, लूणकरण। ये कहानी भी मैंने सुनाई होगी कभी आपको कि बीकानेर में एक संत हुए थे, उनका नाम था जसनाथ जी। क्या नाम था? यहां पर बीकानेर में दो राजकुमार राजा बनने के दावेदार है, एक लूणकरण और एक लूणकरण के बड़े भाई, उनका नाम है गढ़सी। क्या नाम है? तो या तो राजा बनेगा गढ़सी, या राजा कौन बनेगा? लूणकरण। गढ़सी बड़ा है तो ज्यादा संभावनाएं किसकी है? गढ़सी। एक दिन बड़ा भाई गढ़सी और छोटा भाई लूणकरण दोनों जसनाथ जी से मिलने के लिए गए। जसनाथ जी पढ़े हमने, कतरियासर वाले। तो गोरख मालिया जहां पर वो अपनी तपस्या करते, वहां पर मिलने के लिए गए। और मिलने के लिए गए, वहां पे जसनाथ जी महाराज समाधि में अपने बैठे हुए, आगे धूना जता रखा है, नाम ले रहे हैं, माला फेर रहे हैं। और लूणकरण ने जैसे जसनाथ जी महाराज को देखा, दूर से उसने कहा कि जसनाथ जी महाराज की जय हो, गोरखनाथ जी महाराज की। जसनाथ जी महाराज ने कहा यशस्वी भवै, तेजस्वी भवै, विजयी भवै। गढ़सी जो था उसने कोई नमस्ते नहीं किया, उल्टा टांग पे टांग दे के सामने जाके बैठा। और जसनाथ जी से पूछा, और जसनाथ जी क्या हालचाल है? जसनाथ जी ने बड़ा बुरा लगा, गया ठीक एटीट्यूड वाला आदमी टांग पे टांग दे के बैठा सामने आके। और जसनाथ जी ने गढ़सी को कहा कि गर्भ करे ने गेला घड़मल। बोलो देखे। गड़मल मतलब गढ़सी, गेलो मतलब पागल, गर्भ मतलब घमंड। गर्भ करे ने गेला घड़मल। हे पागल गढ़सी, हे पागल घड़मल, इतना घमंड करने की कोई आवश्यकता? मैं तेरो राज न जानू। बोलो। मैं जानता हूं कि राजा तू नहीं बनेगा। राज दियो मैं लूणकरण ने। बोलो। राजा मैं किसको बना रहा हूं? गुरु गोरख परमाणु। बोलो। मैं गुरु गोरखनाथ जी को प्रमाण मानकर ये घोषणा करता हूं कि बीकानेर का अगला राजा लूणकरण बनेगा, गढ़सी तुम नहीं बनोगे, इसलिए इतना घमंड करने की आवश्यकता नहीं। मूर्ख आदमी, किस बात का एटीट्यूड है, किस बात का घमंड है? और चमत्कार को नमस्कार, बीकानेर का अगला राजा कौन बना? किसके आशीर्वाद से? बोलो जसनाथ जी महाराज की। बोलो गोरखनाथ जी महाराज की। देखो जसनाथ जी के आशीर्वाद से, जसनाथ जी के आशीर्वाद से, विद ब्लेसिंग ऑफ जसनाथ जी। जसनाथ जी के आशीर्वाद से, विद ब्लेसिंग ऑफ जसनाथ जी, यह बीकानेर का राजा बना। ही बिकेम किंग ऑफ बीकानेर। यह बीकानेर का राजा बना। ही बिकेम किंग ऑफ बीकानेर। यह बीकानेर का राजा बना। बीकानेर के पास में एक झील बनवाई, सर बनवाया,
लूणकरण ने सर बनवाया इसलिए, लिख लो। लूणकरण सर झील की स्थापना की। ही बिल्ट लेक लूणकरण सर। लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। ही बिल्ट लेक लूणकरण सर। है बीकानेर की स्थापना। तुम पढ़ ले अपने जो पढ़ा हुआ है। मैंने क्या पढ़ा है अभी? बस तो पढ़ ले। पढ़ तू, मैं पढ़ा रहा हूं, उतना पढ़ना क्यों दिमाग लगाता है? पहले बेच में पढ़ के दोबारा बीच में नहीं बोलते ऐसे, है ना? पढ़ा मैंने पहले, बस शांति रख। लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, लूणकरण सर झील का निर्माण। एक राइटर हुए जिन राइटर का नाम है बिट्ठू सुजा। क्या नाम है? वो कहते हैं कि भाई लूणकरण बहुत बड़ा दानवीर आदमी था और पहले दानवीर लोगों की तुलना की जाती कर्ण के साथ। किसके साथ? वो कहते हैं इस कलयुग में कोई महाभारत काल में दानवीर हुआ था कर्ण, और कलयुग में कोई हुआ था वो कौन था? लूणकरण। तो बिट्टू सुजा ने क्या कहा उसे? लिख लो। बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण कहा था। बिट्टू सुजा कॉल्ड हिम कर्ण ऑफ कलयुग। बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण कहा था। बिट्टू सुजा कॉल्ड हिम कर्ण ऑफ कलयुग। बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण कहा था। बिट्टू सुजा कॉल्ड हिम कर्ण ऑफ कलयुग। क्या कहा था? इसे कलयुग का कर्ण कहा था। ये नागौर के एक राजा को हराता है मुहम्मद खां। किसको हराता है? नागौर का एक राजा था मुहम्मद खां, उसको हराता है। एक जैसलमेर का राजा था, उसका नाम था रावल जेत सिंह। क्या नाम था? जैसलमेर वाले राजा नाम क्या क्या लगा थे? रावल। तो किस किस को हराया इसने? मोहम्मद खां कहां का था? रावल जेत सिंह कहां का था? इन दोनों को कौन हराता है? लिख लो। इसने मोहम्मद खां तथा रावल जेत सिंह को हराया था। क्वेश्चन लिख लेना, नागौर और जैसलमेर। इसने मोहम्मद खां तथा रावल जेत सिंह को हराया था। He defeated मोहम्मद खां एंड रावल जेत सिंह। इसने मोहम्मद खां तथा रावल जेत सिंह को हराया था। He defeated मोहम्मद खां एंड रावल जेत सिंह। मोहम्मद खां तथा रावल जेत सिंह को हराया था। मोहम्मद खां कोष्टक में क्या लिखोगे? नागौर। रावल जेत सिंह के कोष्टक में जैसलमेर। मोहम्मद खां तथा रावल जेत सिंह को हराया था। He defeated मोहम्मद खां एंड रावल जेत सिंह। किस किस को हराया? मोहम्मद खां। फिर हरियाणा में एक जगह पड़ती है डोसी। कौन सी जगह? लिखो, डोसी का युद्ध हरियाणा में पड़ता है। बैटल ऑफ डोसी। वहां पर नारनौल के नवाब से लड़ने के लिए गया था। उस नवाब का नाम था अबी मीरा। क्या नाम था? कहां का नवाब था? नारनौल कहां पड़ता है? हरियाणा। तो किस किस के बीच में युद्ध हुआ बताओ देखे? लोणकरण और अबी मीरा। अबी मीरा कहां का नवाब है? कब हुआ डोसी का युद्ध? इस युद्ध में लड़ता हुआ लोणकरण काम आ गया था। लिख लो। लोणकरण इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। लोणकरण डाइड वाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। इस युद्ध में लोणकरण लड़ता हुआ मारा गया था। लोणकरण डाइड वाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। इस युद्ध में लोणकरण लड़ता हुआ मारा गया था। लोणकरण डाइड वाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। पानी वानी पी के आओ।